मेरा नाम है वरुण गोयल और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मनी एंड क्रेडिटर्स। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है और एज फ्रॉम बनिया कम्युनिटी अग्रवाल हो बानिया हूँ तो मैं आपको चैप्टर थोड़ा और इंटरेस्टिंग में पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम समझते हैं चैप्टर के नाम का मीनिंग। चैप्टर का नाम है मनी एंड क्रेडिट। मनी का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जिसके बदले आप किसी सामान का लेन देन कर सकें। आप किसी दोस्त के पास गए, आपके पास एक टाइमैक्स है, आपको बटरफ्लो चाहिए, आपने टाइमैक्स दिया, बटरफ्लो ले लिया, दैट इज मनी, सिंपल। और क्रेडिट का मतलब होता है उधार, कि जब हम किसी को उधार देते हैं या उधार लेते हैं, सिंपल। इसके बाद अब अगली चीज़ आएगी, हम चैप्टर को लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ेंगे, लेकिन ये है हाईलाइटेड पोर्शन। मेरे पास सारा एनसीईआरटी का हाईलाइटेड पोर्शन है जिससे आप इस पीडीएफ से अपने हाईलाइट कर सकते हैं एनसीईआरटी में और आपको एनसीईआरटी पढ़ने में कभी दिक्कत नहीं होगी। साथ ही साथ सबसे बड़ा फायदा, आपको एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। नीचे आपको टाइमलाइन मिल जाएगी, उस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग आप अपने टॉपिक को सिलेक्ट करके टॉपिक पर जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को और इसी के साथ साथ एनसीईआरटी से आज ये चैप्टर पढ़ेंगे ताकि इसमें हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आए। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो आती है वो ये आती है कि मनी का यूज़ क्या होता है। किसी चीज़ को खरीदना, किसी चीज़ को बेचना, या फिर कभी कभी हम प्रॉमिस कर देते हैं कि भाई हम आपको ये सामान बाद में देंगे या ये पैसा बाद में देंगे, तो इसलिए आप अभी हमें सामान दे दीजिए, आप पैसा बाद में ले दीजिएगा। तो वो होता है प्रॉमिस टू पे लेटर। अब इसके बाद अगली चीज़ आती है, पहले के समय तो मनी थी नहीं है, जो हम नोट लेके घूमते हैं, ये पहले के समय तो थी नहीं। तो उससे पहले क्या यूज़ होता था? उससे पहले यूज़ होता था बार्टर सिस्टम। तो ये बार्टर सिस्टम क्या है? तो बार्टर सिस्टम की डेफिनेशन भी लिख लेते हैं ताकि आप इसको लिख पाएँ आगे आपके एग्जाम में, और इसी के साथ इसको समझ भी लेते हैं। और डेफिनेशन लिखेंगे हम एकदम सिंपल। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, बार्टर सिस्टम का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ल्यू ऑफ अनदर गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि किसी भी चीज़ का एक्सचेंज, ठीक है, यानी गुड्स एंड सर्विस, किसी भी चीज़ का एक्सचेंज। कॉपी में दोस्त के काम करके दे दिया एक पेज, उसके बदले उससे मैंने उसका पेन ले लिया, तो वो भी क्या एक तरह से बार्टर सिस्टम है। तो अब अगर मैं किसी चीज़ का एक्सचेंज कर रहा हूँ तो वो बार्टर सिस्टम है। साथ ही साथ इन ल्यू का मतलब होता है के बदले में, यानी किसी चीज़ के बदले में। तो बार्टर सिस्टम के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती थी, हम थोड़ा उसको समझते हैं कि सामान के बदले सामान का एक्सचेंज कर रहे हैं, पैसा हमारे पास है नहीं, तो प्रॉब्लम्स तो आएगी ना। जैसे मान लो मेरे पास एक हॉर्स है, उसके बदले मुझे 20 kgs ऑफ वीट मिल सकता है या फिर 20 बैग्स ऑफ वीट मिल सकता है। मैं किसी के पास गया, उसके पास 5 बैग थे वीट के, तो अब क्या मैं घोड़े का एक हिस्सा काट के उसको दे दूंगा कि भैया ये घोड़े की 2 टांग रख लो, घोड़े की 1 टांग रख लो, बाकी घोड़ा बाद में दे दूंगा जब आप मुझे वो सामान दे दोगे? तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हमें ये चीज़ समझनी जरूरी है कि बार्टर सिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम थी, और बार्टर सिस्टम का जो सबसे ज़रूरी फीचर है वो फीचर क्या आता है? तो बार्टर सिस्टम का सबसे जरूरी फीचर आता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का क्या मतलब होता है कि जब बायर और सेलर दोनों किसी चीज को खरीदने और बेचने दोनों के लिए एग्री हों, तब हम उसको डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स बोलते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे सपोज टू बी मेरे पास अभी करंट में वीट है और मुझे राइस चाहिए। मुझे एक भैया मिले, उनके पास राइस तो था, यानी मैं इनके पास जाऊंगा राइस लेने के लिए कि वीट ले लो, राइस दे दो, पर इनको चाहिए शूज़। तो अब ये मुझसे वीट क्यों लेंगे? अगर मुझे राइस चाहिए, मैं इनके पास गया, पर अब ये मुझसे वीट क्यों लेंगे? ये मुझसे वीट नहीं लेंगे क्योंकि इनको उसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे जो बार्टर सिस्टम है उसके अंदर का जो मेन फीचर है वो पूरा नहीं हुआ। क्या? डबल कोइंसिडेंस नहीं बैठा है यहाँ पे, डबल ताल्लुकात नहीं हुआ। यहाँ पे सिर्फ मेरी नीड पूरी हो रही है, उनकी नीड पूरी नहीं हो रही, तो ये एक्सचेंज नहीं हो सकता। ओके, इसके बाद हम अगली बात करेंगे। तो क्योंकि मनी एक इंटरमीडियरी मतलब होता है बिचौलिया। आप कोई घर खरीदने गए, किसी ने दिखाया है ना, ब्रोकर ने घर दिखाया, तो वो इंटरमीडियरी होता है एक तरह से। तो जो इंटरमीडिएट है किसी भी एक्सचेंज के लिए वो होते हैं मनी। मनी यानी नॉट पैसा, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। जैसे आप एक करेंसी देके आप अगर कोई सामान ले रहे हो, 2000 का नोट देके आप वो सामान खरीद रहे हो, कोई शूज़ खरीद रहे हो, तो वो मनी क्या है? इंटरमीडियरी है। अभी आपने उनको दिए, फिर वो किसी को पास ऑन करेंगे, तो इस तरह से वो पास होती रहेगी, उसकी अलग अलग वैल्यू हो गई। तो जो मनी है वो इंटरमीडियरी की तरह काम करती है एक्सचेंज प्रोसेस में, इसलिए हम इसको बोलते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि एक्सचेंज ऐसे होता है। अब जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा, और ये एनसीईआरटी जो क्वेश्चन है इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें हमें सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हम अपना सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। तो ये देखते हैं मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी क्या होता है। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी यानी आज के समय मनी कैसे इवॉल्व हुआ। अब बार्टर सिस्टम तो आ गया,
पर बार्टर सिस्टम के बाद जब मनी का एवोल्यूशन है, तो मनी का एवोल्यूशन कुछ इस तरह से हुआ कॉइन्स के फॉर्म में। हम राजाओं में, हम टीवी में देखते हैं, जब राजा वाले शो आते हैं तो उसमें वो खुश होकर कहते हैं कि इसको इतनी मुद्राएं दी जाएं। तो मुद्राएं क्या होती हैं? सोने के सिक्के। तो पहले एक्सचेंज कुछ ऐसे ही हुआ, कॉपर, ब्रोंज और अलग अलग तरह के जो सिक्के हैं सिल्वर के, वो हमें देखने को मिले। कैसे था? कोई सामान खरीदना है, भैया 2 कॉपर के और 1 सिल्वर का सिक्का दे दो, तो एक्सचेंज ऐसे हो जाएगा। तो ये भी एक मॉडर्न फॉर्म है करेंसी की, जो हमें बार्टर सिस्टम के बाद देखने को मिली। तो चलिए इसके बाद हम अब अगला पढ़ते हैं कि करेंसी क्या होती है। जो हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं बार बार करेंसी, तो करेंसी का मीनिंग क्या होता है हम ये समझते हैं। ओके, तो देख करेंसी का क्या मीनिंग होता है। जब भी मान लो मेरे पास है ना, पड़ोस वाली दुकान पे गया, अंकल को 500 रुपये जमा कराए, तो अंकल ने 500 रुपये यहाँ लिख के और खुद के साइन इधर कर दिए। तो अब क्या वो मैं कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ? किसी भी जगह पे अंकल की दुकान पे यूज़ हो जाएगा, लेकिन क्या किसी और दुकान पे जाके बोल सकता हूँ कि अंकल ने पर्ची दी थी 500 रुपये की, तो आप मुझे इसके बदले 500 का कोई सामान दे दो, मेरे वहाँ 500 रुपये जमा पड़े? नहीं, नॉट पॉसिबल। करेंसी कब कहलाएगी? कोई भी अगर हम पेपर के ऊपर बोल रहे हैं या कॉइन को करेंसी बोल रहे हैं, तो वो तभी कहलाएगी जब उसको सरकार, किसी देश की सरकार वैलिडेट करेगी कि हाँ जी अगर आपके पास ये है तो हमारे देश में आप कुछ भी खरीद सकते हो इसके बदले। ठीक है, तो देखो करेंसी क्या होता है, पेपर नोट्स और कॉइन्स होते हैं। तो आप यूएसए में देख लो डॉलर और साइंस चलते हैं, तो पेपर के नोट होंगे या कॉइन्स होंगे। और इसी के साथ साथ जो मॉडर्न करेंसी होती है वो पुरानी तरह से नहीं होती, अब इसके अंदर अथॉरिटी चाहिए होती है, यानी कोई देश की सरकार ऑथोराइज करे। और इंडिया के अगर हम बात करते हैं तो इंडिया के अंदर ये ऑथराइज करने का काम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे इस करेंसी को ऑथराइज करता है। तो आई थिंक आप सबको इतना टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन हो आप कमेंट में बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूँगा। अब इसके बाद हम अगली बात करेंगे कि करेंसी तो हमारे पास चलो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू आ जाती है, हम तक बैंक्स के थ्रू पहुँच जाती है, लेकिन अब इस करेंसी का हम क्या करेंगे? ओके, और इसी के साथ साथ हम बैंक में अपना पैसा क्यों रखते हैं, यहाँ पे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो चलो उसको डिस्कस करते हैं। तो मैं पैसा रखने के बेसिकली 2 कारण होते हैं। उसका सबसे पहला कारण होता है सिक्योरिटी और दूसरा कारण होता है इसका सेविंग्स। हम लोग अपना पैसा बैंक में इसलिए रखते हैं, एक तो हमारी सिक्योरिटी मेंटेन रहती है और एक हमारी सेविंग्स हो जाती है, क्योंकि हमें पता है हमें उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। और बैंक के पास है तो कहीं ना कहीं हम अपने पैसे को सिक्योर मानते हैं एज कम्पेयर टू घर में रखना, जिस हिसाब से हम केसेस देखते हैं। ओके, अब जो बैंक में हम पैसा रखते हैं वो 3 तरह का होता है। तो अगर हम एनसीईआरटी के हिसाब से देखेंगे तो एनसीईआरटी हमें सिर्फ एक तरह की करेंसी बताती है, लेकिन एक्चुअली ये जो बैंक में हम डिपॉजिट करते हैं ये 3 तरह का होता है। तो ये 3 तरह के डिपॉजिट कौन कौन से होते हैं? आपने सुना होगा एफडी, आरडी और डी। डीडी हमारे एनसीईआरटी में है, तो वहीं से हम डेफिनेशन देखेंगे। पहले एफडी समझ लेते हैं। एफडी का मतलब होता है फिक्स्ड डिपॉजिट, यानी हमने पैसा जमा कराया साल, 2 साल, 3 साल, उस पर इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है। रेकरिंग डिपॉजिट क्या है? मेरी इनकम ज़्यादा नहीं है, मैं एक साथ पैसा जमा नहीं करा सकता, तो पैसे को रेकर करते हुए यानी बार बार रिपीटिंग ऑर्डर में जमा कराऊंगा, हर महीने 1000 रुपये, 2000 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, ऐसे अलग अलग तरह की आप पार्टी खुलवा सकते हैं जिसमें हम हर मंथ पैसा जमा करवाते रहेंगे, एक फिक्स अमाउंट, एक ईएमआई की तरह। और तीसरा आता है डीडी यानी डिमांड डिपॉजिट। तो डिमांड डिपॉजिट का क्या मीनिंग होता है? ऑन डिमांड, जो हम सेविंग अकाउंट में पैसा जमा कराते हैं उसको बोला जाता है डिमांड डिपॉजिट। क्यों? क्योंकि वो पैसा जैसे हम बैंक के पास गए कि जी हमारा पैसा जमा कर लो, हम चाहे तो उसको इंस्टेंटली वापस निकाल सकते हैं थ्रू एटीएम, थ्रू बैंक और थ्रू एनी काइंड ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग, नेट पेमेंट, कैसे भी हम उस पैसे को वापस निकाल सकते हैं। तो इसलिए उसको बोला जाता है डिमांड डिपॉजिट। तो इसलिए जब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि डिमांड डिपॉजिट का मीनिंग क्या होता है। डिमांड डिपॉजिट का मीनिंग है द डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड, दीज डिपॉजिट आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। जो बैंक अकाउंट के अंदर हमारा पैसा डिपॉजिटेड है वो हम कभी भी अपनी डिमांड पे निकाल सकते हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। तो ये इसका मेन रीजन है। अब ये तो बात हो गया कि करेंसी क्या होती है और हम करेंसी का क्या करते हैं और डिमांड डिपॉजिट किसको बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको मार्क करेंगे। इसका क्वेश्चन बहुत बार आरबीएससी के अंदर 1 या 2 मार्क्स के अंदर बन जाता है। सिर्फ
पैसे को निकालने का एक और तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं चेक। तो चेक क्या होता है? सपोज मैं हूँ एक, मेरा कोई दोस्त है, मेरा नाम है वरुण, मेरा कोई दोस्त है अनुज। तो अब मैंने अनुज को पेमेंट करनी है, तो मैं अनुज को मेरे खाते का चेक दूंगा, ठीक है। मान लो मेरा खाता है SBI में, तो SBI बैंक का एक चेक दूंगा जिसको मैं लिखूंगा 10,000 ओनली। फिर उसके बाद जो भी पेमेंट है वो वर्ड्स में उसके ऊपर साइन करूंगा और डेट मेंशन करूंगा, और मैं ये चेक अनुज को दे दूंगा और अनुज का नाम लिख के दूंगा उस पर, जो उसका ओरिजिनल नाम बैंक अकाउंट में चलता है। अब अनुज का बैंक अकाउंट चेक, बच्चों को कन्फ्यूजन होती है यहाँ पे कि अनुज का बैंक अकाउंट सेम बैंक में होना चाहिए। नहीं, अनुज का बैंक अकाउंट किसी भी बैंक में होगा तो वो चल जाएगा। बस अनुज को करना क्या है, जो मैंने उसको चेक प्रोवाइड किया है वो चेक अपने किसी भी बैंक में जाके डिपॉजिट कराना है। ये ऑर्डर है, ये मैं ऑर्डर दे रहा हूँ मेरे बैंक को कि जिसके पास भी ये चेक को जो भी डिपॉजिट कराए आप उसको उतने रुपए दे देना। तो जब अनुज अपने बैंक में पैसा जमा कराएगा तो उसका बैंक मेरे बैंक से बात करेगा और मेरे बैंक से वो 10,000 रुपये मेरे खाते से कट के अनुज के खाते में चले जाएंगे। तो इस तरह से जो चेक होता है वो वर्क करता है। तो यानी चेक एक पेपर है जो बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आप एक स्पेसिफिक अमाउंट मेरे खाते से कट करके अनुज के खाते में ट्रांसफर कर दो। और यही चेक की डेफिनेशन है जो कि बच्चों को बहुत हार्ड लगती है, लेकिन सिंप्लीफाई करने के लिए मैं हूं ना। तो अगर हम चेक की डेफिनेशन देखेंगे तो चेक इज अ पेपर दैट इज इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम वन पर्सन अकाउंट टू अदर पर्सन। यानी चेक एक पेपर है जो बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आप एक पर्सन के अकाउंट से दूसरे पर्सन के अकाउंट में एक स्पेसिफिक अमाउंट ट्रांसफर कर दो, ठीक है। जिसके नाम पे चेक लिखा है, तो जो अनुज के नाम पे था तो अनुज को ट्रांसफर कर देगी बैंक। चलिए, अगर आपको यहाँ तक समझ आ गया हो तो इसका अगला टॉपिक करते हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक। तो लोन एक्टिविटीज का क्या मतलब होता है कि बैंक के पास तो इतना सारा पैसा आ रहा है, अब बैंक उसका करेगा क्या? अगर बैंक उसको अपने पास रखेगा तो हमें इंटरेस्ट देगा कैसे? तो बैंक उससे पैसा कैसे कमाता है? तो बैंक को उससे पैसा कमाने के लिए उस पैसे को लोन पे देने की रिक्वायरमेंट होती है, यानी बैंक को वो पैसा लोन पे देना पड़ता है। एक सिंपल सी बात है, मैंने बैंक में 1 लाख रुपए जमा करवाए, अब बैंक क्या करेगा? बैंक उस 1 लाख रुपए को लोन के तौर पे किसी थर्ड पर्सन को देगा। अब जब बैंक मुझे तो देगा ओनली 4% इंटरेस्ट, सपोज लेट इट बी 4%, और बैंक ने जिसको लोन दिया बैंक उससे लेगा सपोज 11% इंटरेस्ट। तो 11 और 4 का जो डिफरेंस हुआ 7%। तो बैंक ये जो 7% का बैंक के पास अमाउंट आया है, यानी एक तरह से इंटरेस्ट आया है, यानी मुझसे 4,000 मुझे तो दे रहा है और जो बोरोवर है उससे 11,000 ले रहा है, तो बैंक उसमें से 4,000 मुझे देगा, उसके बाद 7,000 रुपये बचेंगे। वो 7,000 रुपये बैंक की ओरिजिनल इनकम कहलाएगी। अब इसके बाद अगली चीज़ आती है कि बैंक की एक इनकम हो गई पर्टिकुलरली। अब जब बैंक ने इनकम अर्न कर ली तो इसी से बैंक अपनी रेगुलर सारी एक्टिविटीज़ करता है और इसी को हम लोन एक्टिविटीज़ ऑफ द बैंक बोलते हैं। अगर हम वापस रिकंसीडर करें इस चीज़ को, तो बैंक की एक्टिविटीज़ के अंदर सिंपल सी बात है, बैंक सिर्फ 15% अमाउंट, यानी बैंक के पास 1 लाख रुपए आए तो बैंक पूरे के पूरे लोन पे नहीं दे सकता किसी को। बैंक को लोन पे देना है मैक्सिमम 85,000, क्योंकि अगर कोई पैसा मांगने वापस आ गया, ऐसा तो नहीं है ना जितने सबने पैसा जमा कराया वो सारे वापस मांगने आ जाएंगे, पर अगर कोई भी इनकेस पैसा वापस मांगने आया तो उस कंडीशन में बैंक को क्या करना होगा? उसको पैसा देना होगा। तो इसलिए बैंक के पास जितना भी पैसा आता है, अगर 1 करोड़ रुपीज़ बैंक के पास आया है तो बैंक उसमें से मैक्सिमम 85 लाख रुपीज़ लोन दे सकता है। मिनिमम 15% उसको एनी टाइम अपने कैश रिजर्व में रखना ही होगा ताकि वो लोगों को कैश दे सके। तो ये एक कंडीशन होती है बैंक के लोन देने की। और इसके बाद जो रिमेनिंग है जो मैंने आपको बताया वो ये कि बेसिकली बैंक इस पोर्शन को लोन देने के लिए इस्तेमाल करता है, और बैंक मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस, जिनके पास ज़्यादा सरप्लस है बैंक उनसे पैसा लेता है, पैसा ज़्यादा है, और जिनके पास कम है बैंक उनको पैसा देता है। तो अगर मैं बैंक में पैसा डिपॉजिट करा रहा हूँ तो मैं हुआ डिपॉजिटर, ठीक है। बैंक अगर किसी को लोन दे रहा है तो बैंक हुआ लैंडर, और जो बोरोवर है वो पर्सन होता है जो लोन ले रहा है, ठीक है। तो हम इसको क्या कहेंगे कि मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द बैंक is the difference between the interest charge, that is interest charge from the borrower and the interest given to the depositor। कि borrower से जो इंटरेस्ट लिया है और डिपॉजिटर को जो इंटरेस्ट दिया है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? बेसिकली बैंक की मेन अर्निंग बोलते हैं। ओके, तो मेन अर्निंग ऑफ द बैंक इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट चार्ज फ्रॉम द बोरोवर एंड गिवन टू द डिपॉजिटर। तो ये होता है लोन एक्टिविटीज ऑफ द बैंक का टॉपिक कंप्लीट। एनसीईआरटी में जितना जरूरत है हम उतना ही बढ़ेंगे, और उससे जो एक्स्ट्रा है वो मैं आपको साथ के साथ पढ़ाता जाऊंगा। अब अगला जो हमारा टॉपिक आता है उसका नाम है 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन। तो ये बड़ा सिंपल है, इसको हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते हुए एक सिंपल एग्जांपल से पढ़ेंगे कि सपोज टू बी हमारे पास एक शू मेकर है, ठीक है। हमारे पास एक शू मेकर है जिसका नाम है सलीम, वो एक्चुअली शूज़ की मैन्युफैक्चरिंग करता है।
तो एक शू मेकर है जिसका नाम है सलीम, वो शूज़ की मैन्युफैक्चरिंग करता है, पर उसके पास एकदम से कोई बड़ा ऑर्डर आ जाता है। अब उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो उस बड़े ऑर्डर के लिए रॉ मटेरियल लाए और सामान बना के दे सके। वो खुश तो बहुत है पर उसके पास पैसे नहीं हैं, तो वो कुछ पैसे तो इधर उधर से जुगाड़ करेगा और मेन जो उसके पैसे हैं वो लेगा अपने दोस्तों से और उसके बाद बैंक से। जब वो बैंक से पैसा लेगा, बैंक से पैसा लेने के बाद वो उस पैसे से अपने शूज़ बनाएगा, शूज़ बना के बेचेगा और बेचकर जो प्रॉफिट है वो खुद रख लेगा और बाकी पैसा जो उसने बैंक से दोस्तों से लिया था वो उनको वापस कर देगा। तो कितनी अच्छी क्रेडिट सिचुएशन हुई ना। मुझे कुछ बिजनेस करना है, मैंने पैसा बैंक से लिया, मैंने बिजनेस किया, मैंने प्रॉफिट रखा और मैंने बैंक को वो पैसा रिटर्न कर दिया। तो सिंपल बिजनेस। पर हर बार ये कंडीशन नहीं होती है, एक दूसरी कंडीशन भी होती है जिसको हम सेकेंड सिचुएशन बोलेंगे। तो यहाँ जो हमारी दूसरी कंडीशन है, बेसिकली वो कंडीशन हमारे साथ स्वप्ना नाम के एक स्मॉल फार्मर के साथ होती है, जो कल्टीवेशन तो करती है, ठीक है, बैंक से उधार भी लेती है, लेकिन अब उसके पास मतलब जब वो कल्टीवेशन कर लेती है तो उसकी क्रॉप खराब हो जाती है। जैसे कि हम देखेंगे कि सीजन के बीच में जो पेस्ट होते हैं, ठीक है, वो क्रॉप को खा जाते हैं, क्रॉप फेलियर हो जाता है। और इसी के साथ उस स्वप्ना ने अपने क्रॉप्स को बहुत एक्सपेंसिव जो पेस्टिसाइड्स हैं, ठीक है, मतलब अगर वो यूज़ किए होते तो शायद कुछ डिफरेंस पड़ जाता। फिर इसके बाद शी इज अनेबल टू रीपे द मनी लेंडर एंड द डेट ग्रोज ओवर द ईयर इन द लार्ज अमाउंट। नेक्स्ट ईयर स्वप्ना टेक्स अ फ्रेश लोन ऑफ द कल्टीवेशन नॉर्मल क्रॉप दिस ईयर बट द अर्निंग आर नॉट इनफ। बात को समझना। अब जो हमारे पास सेकंड सिचुएशन है, वो सेकंड सिचुएशन है सपना की। जो स्वप्न है वो एक छोटी सी फार्मर है और उसके पास ज़्यादा कोई खेत नहीं है। उसने एक बार तो खेती करी, पर वो खेती करते साथ ही कुछ समय बाद उसकी क्रॉप खराब हो गई। अब वो फिर से अगले साल एक लोन लेती है, इस बार खेती करती है, पर इतनी इनकम नहीं हो पाती कि वो मनी लेंडर को पैसा भी दे पाए और इसी के साथ साथ वो अपना घर भी चला सके, अगली बार खेती भी कर सके। उसके पास इतना पैसा नहीं होता। तो इस कंडीशन में जो स्वप्ना होती है उसको अपना ज़मीन का एक हिस्सा बेचना पड़ जाता है। तो ये सेकंड सिचुएशन है जिसमें एक पर्सन की जो सिचुएशन है वो बहुत अच्छी नहीं होती अगर उसके पास लोन आ जाता है तो भी। तो यहाँ पे हमें दो क्रेडिट सिचुएशन समझ आई, जिसमें एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है। तो जो सेकंड वाली नेगेटिव सिचुएशन है उसी को डेट ट्रैप बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे। कहने का मतलब क्या है, जब एक पर्सन एक नया लोन लेता है प्रीवियस लोन को रीपे करने के लिए और उसकी ये साइकिल चलती रहती है कि वो नए पे नई लोन लेता है सिर्फ पुराने लोन को चुकाने के लिए, तो इस कंडीशन को डेट ट्रैप बोलते हैं और पर्सन इससे कभी बाहर नहीं आ पाता, वो गरीबी के अंदर चला जाता है। और इसी के कारण जो क्रेडिट है वो एक नाइटमेयर बन के रह जाता है किसी भी पर्सन के लिए। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ें देखने को मिलेगी कि किस तरह जो क्रेडिट है वो हमें एक पेनफुल सिचुएशन में भी लेकर जा सकता है। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आएगा और उस अगले टॉपिक का नाम है टर्म्स ऑफ क्रेडिट, यानी क्रेडिट की क्या क्या शर्तें होती हैं जब हम क्रेडिट की बात करते हैं। तो जब हम उधार लेते हैं तो एब्सोल्युटली कुछ शर्तों पे उधार लेंगे, हमें डायरेक्टली उधार नहीं मिलने वाला है। तो उसकी 4 शर्तें होती हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो क्रेडिट की जो 4 शर्तें होती है आप उसको अंडरलाइन करेंगे। सबसे पहले आता है इंटरेस्ट रेट, यानी ब्याज कितना लगेगा, बहुत ज़रूरी होता है ब्याज। जैसे जब हम उधार लेते हैं तो ब्याज बहुत कम से बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, जिसके कारण हम भी डेट ट्रैप में जा सकते हैं। तो इंटरेस्ट रेट ज़रूरी है। फिर एक कोलैटरल, जिसकी डेफिनेशन मैं जस्ट अभी आपको बताऊंगा। फिर डॉक्यूमेंटेशन, कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आपके खुद के, आप जिस चीज़ को मॉर्गेज रखेंगे, गिरवी रखेंगे उसके। और इसी के साथ मोड ऑफ रीपेमेंट, यानी आप कैसे कमाते हैं, आप कैसे लोन रीपे करेंगे, कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। फिर इसके बाद अगला हमें समझना है यहाँ पे कोलैटरल, कि कोलैटरल का मीनिंग क्या होता है। तो बेसिकली कोलैटरल का मीनिंग ऐसी कोई भी चीज़ है जो आप लोन लेते समय अपने लेंडर को गिरवी रखते हैं ताकि वो आपको सिक्योर होकर लोन दे सके, और अगर आप लोन नहीं रीपे कर पाते हैं तो वो उस चीज़ को बेच सकता है। कई बच्चों का सवाल आता है कि सर क्या उससे ज़्यादा का लोन मिलता है? नहीं, वरना मैं तो 1 लाख की मेरी कोई चीज़ रख के
1.5 लाख रुपए लूंगा बैंक से और फिर कभी लोन वापस रीपे करूंगा ही नहीं, क्योंकि मेरे को तो ज़्यादा पैसा मिल गया। तो इसलिए हमेशा लोन कोलेटरल से कम की वैल्यू का मिलता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। और जैसे कि कोलेटरल में लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, लाइफ स्टॉक, जानवर, ठीक है, और डिपॉजिट विद बैंक, एफडी करवा रखी है तो उस पर भी लोन मिल जाता है। बैंक कहते हैं इनके 25,000 हमारे पास पड़े हैं, हम इनको 25,000 का लोन दे सकते हैं, क्योंकि अगर इन्होंने नहीं पे करा तो हम इनकी एफडी रख लेंगे। तो इस तरह से अलग अलग चीज़ों पे लोन मिलता रहता है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। और कोलेटरल वाले लोन पे हमेशा इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी ज़्यादा कम होता है। दिस इज़ फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन। ओके, सो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम मूव करते हैं अपने अगले टॉपिक पे। मैं आपको एनसीईआरटी में से हर वो पार्ट पढ़ाऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उनमें। तो अगला आता है लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव्स। तो कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं? कुछ लोग मिलते हैं, लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं, थोड़ा बहुत पैसा, लाइक वो सेविंग्स अकाउंट चालू कर लेते हैं कुछ भी, और फिर इसके बाद लोगों को वहाँ से इस दिन लोन दे दिया जाता है। अगर कुछ खेती करनी है तो लोगों को कहा जाता है अपनी रिसोर्सेज लाओ, एक साथ मिलकर खेती करो। तो इस तरह से जो लोग हैं उनको भी ईजीनेस रहती है और वो भी मिलजुल के अपनी खेती यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये जो कोऑपरेटिव्स है आज के समय पे लोगों को बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड करने का और अलग अलग फार्मिंग जो इम्प्लीमेंट्स होते हैं, जो टूल्स होते हैं, वो प्रोवाइड करने का काम करती है। तो हम आगे और पढ़ते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर। तो फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर को समझना बड़ा आसान है। फॉर्मल सेक्टर क्या होता है? ऐसा कोई भी सेक्टर जहाँ से जो आरबीआई से रजिस्टर्ड है, जैसे बैंक है, कोऑपरेटिव्स है, या किसी के पास लाइसेंस है लोन देने का, तो वो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड है और उसको हक है कि वो लोन दे सके। इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। फिर एक होता है इनफॉर्मल सेक्टर। आपने अपने दोस्त से, किसी भी रिश्तेदार से, किसी मनी लेंडर से, किसी भी ऐसे पर्सन से लोन लिया जो कि रजिस्टर्ड नहीं है लोन देने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल सेक्टर। पर दोनों के कुछ प्रोज और कुछ कॉन्स होते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं, अगर हम फॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं, अगर हम फॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं एज कम्पेयर टू द इनफॉर्मल, तो सबसे पहली बात, जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं वो फॉर्मल में ज़्यादा होते हैं, इनफॉर्मल में काफ़ी कम होते हैं। क्योंकि आपका फ्रेंड है, रिश्तेदार है, वो आपसे एक मिनिमम डॉक्यूमेंट लेगा सिक्योरिटी के लिए और उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। पर फॉर्मल में आपको पता है कितने धक्के खाने पड़ते हैं लोन लेने के लिए। दूसरा, जो टाइम लगेगा वो फॉर्मल में ज़्यादा लगेगा ड्यू टू डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोसीजर्स। इनफॉर्मल में या तो वो फ़ोन उठाते ही बोल देगा भैया मेरे पास पैसा नहीं है, या वो आपको लोन दे देगा। ठीक है, दोनों में से एक चीज़। तीसरा, जो फ्रॉड का रिस्क है, फ्रॉड का रिस्क फॉर्मल में बहुत कम होता है, जबकि इनफॉर्मल में फ्रॉड का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। बहुत सारे गांव वाले मनी लैंडर के पास जाते हैं, ज़मीन गिरवी रख के लोन लेते हैं और इसी के साथ साथ उनकी ज़मीन वो अपने नाम पे कर लेते हैं। उनको पता भी नहीं लगता कि ऐसा हमारे साथ कब हुआ। तो ये कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे जो हमें फॉर्मल इनफॉर्मल में डिफरेंस क्रिएट करने को मजबूर करती हैं। इंटरेस्ट रेट सबसे इंपॉर्टेंट, जो इंटरेस्ट रेट है वो फॉर्मल के अंदर हमेशा ना काफ़ी कम होगा, जबकि इनफॉर्मल में काफ़ी ज़्यादा होगा। क्योंकि फॉर्मल के अंदर इंटरेस्ट रेट इतना नहीं लगता, लोगों की डेवलपमेंट फोकस होता है, लेकिन इनफॉर्मल में कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होता है। जो शायद फॉर्मल में पूरे साल का इंटरेस्ट रेट होगा सपोज 10%, वो इनफॉर्मल में एक एक महीने का इंटरेस्ट होता है 10%, जो कि बहुत ज़्यादा होता है बच्चों। अब हम एनसीईआरटी की कुछ लाइन्स देख लेते हैं इससे रिलेटेड। तो जैसे फॉर्मल सेक्टर है आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड होते हैं और इसी के साथ साथ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस नहीं होते। वो मेनली ये कोशिश करते हैं अधिकतर, जैसे कोई भी जो उनसे लोन ले वो आगे जाके ग्रो करे। फिर इसके बाद देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन में सुपरवाइज द क्रेडिट एक्टिविटी लेंडर इन द इनफॉर्मल सेक्टर। और इनफॉर्मल के अंदर कोई भी ऐसी सुपरवाइजिंग एजेंसी नहीं होती। कौन पूछता है दोस्त से आके आपके घर पे कि आपने अपने दोस्त को पैसे दिए थे, उसका क्या हुआ? कोई अदर पर्सन आके पूछेगा? नहीं पूछेगा। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो चार्जेस इंटरेस्ट रेट पे ज़्यादा होते हैं। इसी के साथ साथ उनकी इतनी अर्निंग नहीं हो पाती है लोगों की कि जो इनफॉर्मल वाले हैं वो वापस लोन रीपे करें, उनके इंटरेस्ट में इतना पैसा चला जाता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि इंटरेस्ट रेट मेन अमाउंट से ज़्यादा हो जाता है, तो पर्सन वहाँ पे उस लोन को रीपे नहीं कर पाता। तो इस तरह से लोगों को बहुत दिक्कत होती है किसी भी तरह के लोन को रीपे करने में। बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी नीड टू लैंड मोर। तो इसके कारण एक ज़रूरत है कि बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटी ज़्यादा से ज़्यादा लोन दें, लोगों तक लोन पहुँचाएँ। अब अगर हम एक डाटा देखते हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग डाटा है, तो इस डाटा को अगर हम देखें, जो गरीब लोग हैं, क्योंकि इनके पास अधिकतर कोई भी कोलैटरल या इस तरह के डॉक्यूमेंटेशन की बहुत कमी होती है, इनकम प्रूफ्स नहीं होते, तो ये लोग जो मेनली लोन लेते हैं वो लेते हैं इनफॉर्मल सेक्टर से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, इधर उधर से ले लिया। ठीक है,
पर जो होते हैं रिच हाउस होल्ड्स, वो मेनली जो लोन लेते हैं वो लेते हैं फॉर्मल से, क्योंकि रिच है, इनकम प्रूफ है, इनके पास कोलैटरल है, गिरवी रखने के लिए सामान है, तो इनको ईजीली फॉर्मल से लोन मिल जाता है। इसलिए बैंक्स और कोऑपरेटिव्स के लिए जरूरी है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अब लोन पहुंचाएं ताकि वो डेवलप हो सके। और एक सोसाइटी को डेवलप होने के लिए एब्सोल्युटली क्रेडिट की रिक्वायरमेंट रहती है। क्रेडिट एक मस्ट चीज़ है, तो इसलिए फॉर्मल सेक्टर को अपने लोन्स को एक्सटेंड करना ही करना चाहिए ताकि सब लोगों को लोन मिलके वो सब लोग डेवलप हो पाएँ। अगला जो आता है लास्ट टॉपिक आज का, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, नाम से ही पता लग रहा है सेल्फ हेल्प, खुद की मदद करने के लिए, ठीक है। आप देखो क्या होता है, 15 से 20 लोग या इससे ज़्यादा लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं। अधिकतर एक गाँव में बनते हैं, आजकल शहरों में भी बनने लगे हैं। एक साथ इकट्ठा होते हैं और ये सारे के सारे लोग मिलकर एक फिक्स अमाउंट डिसाइड करते हैं, लेट इट बी 1000 रुपीज़। इन्होंने डिसाइड किया कि हम 1000 रुपीज़ पर मंथ जमा करेंगे। ये 20 लोग हैं तो पर मंथ जमा हो रहे हैं 20,000 रुपीज़। अब ये जो 20,000 रुपीज़ जमा हो रहे हैं तो बेसिकली ये 20,000 रुपीज़ ये सारे के सारे लोग जो है एक एक करके लोन ले सकते हैं। इस मंथ 20,000 जमा हुई, मैंने लोन ले लिया, अगले मंथ हुए किसी और ने ले लिया, अगले मंथ हुए किसी और ने ले लिया, और मुझे 1000 करके ऐसे 20 टाइम्स तक ये पेमेंट करते रहना है ताकि मेरे 20,000 ग्रुप में वापस आ जाए। इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है, इस पे इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा कम होता है। और इसी के साथ साथ मैक्सिमम जो इस तरह के लोन्स होते हैं वो गाँव में किए जाते हैं, वुमेन्स करती हैं ऑर्गेनाइज, ताकि क्या हो सके ऐसे ग्रुप की मदद से बहुत कम पैसा भी अगर हो तो वो ग्रुप एक साथ इकट्ठा होकर एक अच्छा अमाउंट जनरेट कर सके। सपोज टू भी मेरे पास अभी 100 रुपये हैं, ठीक है, मैं मान लेता हूँ 1000 रुपीज़ का हमने ग्रुप बनाया, उसमें हमने 100 जनों को रख लिया, तो 1000 का हमारा ग्रुप है, ठीक है, 1000 पर पर्सन देगा, 100 जनों को रख लिया, तो पर मंथ 1 लाख रुपए इकट्ठा होंगे। तो मैं सिर्फ 1000 दे रहा हूँ और मुझे एक बार के लिए 1 लाख मिल रहा है, जिससे मैं एक अच्छा बिजनेस कर सकता हूँ। उस पर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा कम होगा, तो सबका इसमें फ़ायदा होता है क्योंकि वो इंटरेस्ट जो है सब में बढ़ जाता है और लोग ग्रो कर पाते हैं, ठीक है। पर इसमें हमेशा उन लोगों को रखा जाता है जिन पे ट्रस्ट हो। अब जब हम बात करते हैं कि जिन पे ट्रस्ट हो उन लोगों को रखा जाता है, तो यहीं पे हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि जब ये ग्रुप 1, 2, 3 साल पुराने हो जाते हैं तो बैंक इनको लोन देने को तैयार होता है बिना किसी कोलैटरल यानी बिना किसी संपत्ति के, कि भाई 15-20 लोग हैं एक साथ, इतने टाइम से एक साथ ही ऐसे ग्रुप बनाया हुआ है और लोन दे रहे हैं एक दूसरे का, तो हम इनको लोन दे सकते हैं। पर अगर उनमें से कोई भी पर्सन चला जाता है, गायब हो जाता है, भाग जाता है, तो बाकी ग्रुप्स के मेंबर की जिम्मेवारी है वो लोन रीपे करना, बैंक की जिम्मेवारी नहीं है उस पर्सन को ढूंढ के लाना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एक तो मिल जाती है कि लोगों को सेल्फ एम्प्लॉय होने की, खुद से कुछ काम कर सकते हैं अगर उनके पास पैसा आ जाए तो। और सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन जो होता है वो ग्रुप मेंबर्स ही लेते हैं कि भाई क्या करना है, पैसा लेना है, पैसा नहीं लेना, कितना पैसा लेना है, कितना नहीं लेना। और इसी के साथ साथ अगर रीपेमेंट का, नॉन रीपेमेंट का कोई केस होता है जहाँ पे कोई भी पर्सन वहाँ से भाग जाता है, तो लोन को रीपे करने की जिम्मेवारी इनकी मतलब इनकी खुद की होगी और इनको ये काम करना पड़ेगा। इसी को हम सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलेंगे। आपको कुछ ही टाइम में इसके लिए क्वेश्चन आंसर है इसी वीडियो के लिंक के नीचे, अभी आप चेक कर सकते हैं अगर आपको मिल जाए, और अदरवाइज आपको कुछ ही टाइम में ड्राइव पर लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जिससे आपको सारे क्वेश्चन आंसर, सारे नोट्स इसके मिल जाएंगे, जिससे आप इजीली चैप्टर को पढ़ के एक रिवीजन कर पाएंगे। और इसी के साथ साथ अगर आपको इसी तरह के और वीडियोस चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार हर चैप्टर की मैं वीडियोस, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एमसीक्यूज इस चैनल पे लाता रहूँगा। तो चलिए लास्ट टॉपिक पूरा करते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक आता है ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश, जो ग्रामीण बैंक है बांग्लादेश में 1970s के समय स्टार्ट हुआ था एक प्रोजेक्ट के तौर पे, और 2018 में इसमें कम से कम 9 मिलियन मेंबर्स अपने साथ जोड़ लिए और 81,600 विलेजेस में फैल चुका था। फिर जो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस हैं, यही इसके ग्रामीण बैंक के फाउंडर है, और हमें ये पता लगता है कि किस तरह से इन्होंने इस बैंक को स्टार्ट करके इतने सारे लोगों की मदद की। 9 मिलियन यानी 90 लाख लोग होते हैं, तो 90 लाख लोगों की इन्होंने मदद की, ये हमें इससे पता लगता है। और लास्ट हम पढ़ें तो बेसिकली यही है, ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि लोग क्या कर पाएँ, मनी का एफिशिएंट यूज़ कर पाएँ, अपने आप को ग्रो कर पाएँ, ठीक है। और यही हमारे चैप्टर का मेन मोटिव है मनी एंड क्रेडिट को पढ़ने का, कि आपको बेसिक मनी और क्रेडिट का जो फंक्शन है वो समझा पाएँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो इफ़ यू लाइक इट, एंड ऑल्सो शेयर इट। और कुछ भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर पूछना। थैंक यू।